नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान विज्ञान के इस नए अंक में। मैं हूं आपके साथ ऐश्वर्या। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क 2017 और री इन्वेंट टॉयलेट प्रोजेक्ट के अलावा आज के अंक में हम चर्चा करेंगे विश्व स्वास्थ्य दिवस और इस साल की थीम पर। लेकिन चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं इस हफ्ते की सुर्खियों पर। मानव संसाधन मंत्रालय ने जारी की भारत के शिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों की रैंकिंग। इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में वैज्ञानिक कार्यशाला का आयोजन, छात्रों ने लिया बढ़ चढ़कर हिस्सा। बायरेक के री इन्वेंट टॉयलेट प्रोजेक्ट, लोगों को स्वच्छ और सुविधाजनक शौचालय मुहैया कराने का प्रयास। शारीरिक गतिविधियों से चलने वाला अनोखा व्हीलचेयर, आसाम के छात्र ने किया विकसित। और खोज खबर में चर्चा करेंगे भारत में बढ़ रही डिप्रेशन की समस्या पर और इसके बचाव पर। भारत के विभिन्न विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों की वर्ष 2017 की रैंकिंग हाल ही में जारी की गई है। इसमें भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को देश के सर्वश्रेष्ठ शैक्षिक संस्थान का दर्जा मिला है, जबकि शीर्ष 10 स्थानों में 7 IIT के अलावा BHU और JNU भी शामिल है। ये सूची मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के तहत जारी की गई है। ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था में शिक्षा ही सफलता की कुंजी है। हर मिनट नया आंकड़ा और नया ज्ञान उत्पन्न होता है। अगर कोई देश अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें ताजा जानकारियां देने में असफल रहता है तो उस देश का विकास की दौड़ में पीछे रह जाना तय है। लिहाजा न सिर्फ गुणवत्ता भरी शिक्षा जरूरी है, बल्कि शिक्षा की गुणवत्ता आंकना भी जरूरी है। दुनिया भर के छात्रों की गुणवत्ता की जांच परीक्षा और इंटरव्यू के आधार पर की जाती है। सवाल है कि शैक्षणिक संस्थानों की गुणवत्ता कैसे तय की जाए। इसी सवाल को ध्यान में रखते हुए मानव संसाधन और विकास मंत्रालय ने देश के सर्वश्रेष्ठ शैक्षणिक संस्थानों की सूची जारी की है। हाल में शुरू किए गए नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क के आधार पर यह सूची तैयार की गई है, जिसमें भारत के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के नाम शामिल हैं। पहले साल भी इसको बहुत सफलता मिली, इस साल भी सफलता मिली और ये निरंतर बढ़ती जाएगी। और मुझे सबसे खुशी है कि किसी ने भी NIRF रैंकिंग पर कोई सवाल नहीं उठाया। यह गुणवत्ता का सही प्रमाण साबित हुआ। सूची में पहला नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु का। इस सूची में 7 IIT, JNU और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का नाम भी शामिल है। सर्वश्रेष्ठ विद्यालयों की सूची में जादवपुर विश्वविद्यालय, अन्ना विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, अमृत विश्व विद्यापीठम और सावित्रीबाई फुले पुणे विश्वविद्यालय शामिल हैं। देश के सर्वश्रेष्ठ कॉलेजों में दिल्ली का मिरांडा हाउस और चेन्नई का लोयोला कॉलेज पहले तथा दूसरे स्थान पर हैं। मैनेजमेंट संस्थानों में पहला स्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद को प्राप्त हुआ है। हर साल काफी सारे शोध पत्र प्रकाशित होते हैं, लेकिन इसकी आम लोगों में जानकारी नहीं पहुंच पाती और इसकी वजह है भाषा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडियन एकेडमी ऑफ साइंस में लेखन कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में देश भर के संस्थानों के छात्रों और शोधकर्ताओं ने हिस्सा लिया और शोध पत्रों के लेखन में अपना योगदान दिया। विज्ञान और खासकर विज्ञान की लोकप्रियता ने कई अंधविश्वासों को दूर किया है और दुनिया के बारे में नई जानकारियां प्रदान की हैं। हालांकि वैज्ञानिक शोध नए ज्ञान का विस्तार कर रही हैं, लेकिन विज्ञान की लोकप्रियता तुलनात्मक दृष्टि से कम रही है।
और अधिकांश वैज्ञानिक ज्ञान तकनीकी पत्रिकाओं में बेहद छोटे समुदाय के बीच सिमट कर रह जाते हैं। ज्ञान और विज्ञान को जन जन तक पहुंचाने के मकसद से करंट साइंस एसोसिएशन ने 3 से 7 अप्रैल तक बेंगलुरु के इंडियन एकेडमी ऑफ साइंसेज में एक साइंस राइटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया। इस वर्कशॉप में देश भर से विभिन्न क्षेत्रों के विद्वानों, शोधकर्ताओं और संपादकों ने हिस्सा लिया। वर्कशॉप में वैज्ञानिक लेखन से सलाहकार केपी मधु ने भाग लेने वालों को पेचीदी तकनीकी को समझने और विज्ञान को दिलचस्प अंदाज में लिखने के बारे में प्रशिक्षण दिया। There were about 68,000 papers last year by Indian scientists, and yet not even 0.1% of these papers were reported in Indian media. And our task is to make what Indian scientists are doing to make it available to the public, because they have paid their taxes to do this research work. भाग लेने वालों ने आम लोगों के लिए वैज्ञानिक लेखन की विभिन्न तकनीकी का अभ्यास किया। And I'm in a scientific profession, so I'm writing a lot my science papers and all, but still I wanted to polish my skill in popular science writing, and so I have come to this particular workshop, and I'm delighted to come here because I'm learning lot of skills which were not known and which are useful for my research writing also, as well as popular science writing also. वर्कशॉप की श्रृंखला शोधकर्ताओं और वैज्ञानिक विषयों की रिपोर्टिंग में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है, ताकि आम लोग आसानी से विज्ञान के आयाम को समझ सकें। भारत में आज भी दूर दराज और ग्रामीण इलाकों में शौचालयों की कमी की वजह से लोग खुले में शौच के लिए मजबूर हैं, और यही वजह है कि 5 साल से कम आयु के लाखों बच्चे बीमारियों का शिकार हो जाते हैं और उनका शारीरिक विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा री-इन्वेंट बायो टॉयलेट प्रोजेक्ट बनाया गया है, जिसके तहत विभिन्न शोध संस्थानों के सहयोग से सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करने वाले शौचालयों का निर्माण किया गया है। इन शौचालयों में पानी की खपत भी कम होती है। सफाई और पीने का पानी अधिकतर विकासशील देशों में भारी समस्या है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गंदगी कई गंभीर बीमारियों की जड़ है, तो सफाई का अभाव और खुले में गंदगी फैलाने से पीने का पानी गंदा होता है, जो महामारी के स्तर तक बीमारियां फैला सकता है। भारत में सफाई पर यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक सफाई में अभाव के कारण हर साल 5 साल से कम उम्र के 62 मिलियन बच्चों का विकास रुक जाता है। इसी दिशा में नए प्रकार री-इन्वेंट द टॉयलेट चैलेंज इंडिया के तहत विकसित किए गए हैं। ग्रैंड चैलेंज इंडिया फ्रेमवर्क ने 2013 में इनकी शुरुआत की थी। इस कार्यक्रम को संयुक्त रूप से डीबीटी और बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने प्रायोजित किया था, जिनका मकसद स्वच्छता और सफाई की दिशा में भारतीय शोधों को प्रोत्साहित करना था। BIRAC की कार्यक्रम प्रबंधन इकाई में इस कार्यक्रम के तहत कई सफल अनुसंधान किए गए हैं। आजकल जो फ्लश टॉयलेट है वो अज्यूम करती है कि आपको पानी की कोई कमी नहीं है। ये अगर कम पानी से वही काम करना हो तो कैसे करें? एक तो पानी की कमी है। दिक्कत यह है कि पानी की कमी से बदबू ज़्यादा होती है, तो पानी की कमी से बदबू कैसे कम किया जा सकता है? वो नैनो साइंस यूज़ करके, एब्जॉर्बेंट केमिकल यूज़ करके बदबू भी नहीं होगी। तीसरी बात है, जो वेस्ट होती है पानी की कमी के कारण, वो कॉन्सेंट्रेटेड स्लज होती है। उसको कैसे मैनेज किया जाए, उसको एनर्जी में कन्वर्ट किया जाए। और सबसे पहले जो है, टॉयलेट के लिए भी एनर्जी कहाँ से आ सकती है? वो सोलर पावर और वेस्ट ट्रीटमेंट और बीच में टॉयलेट की यूज सबको इंटीग्रेट करना है। इस दिशा में एक दिलचस्प पहल करते हुए डीबीटी ने उत्तर पूर्वी भारत के स्कूलों में 100 जैविक शौचालयों का निर्माण किया है।
नए जैविक शौचालयों में मानवीय मल के प्रबंधन के लिए जैव पाचक जैसी उपलब्ध तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। इस कार्यक्रम में डीबीटी ने 7 राज्यों के स्कूलों में सफलतापूर्वक जैविक शौचालयों को स्थापित किया है, जिनमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों के स्कूल और आवासीय विद्यालय शामिल हैं। खबरों के मुताबिक इन शौचालयों की गुणवत्ता सीपीसीबी के मानकों के अनुरूप है। इस कार्यक्रम के तहत जैविक शौचालयों के लिए कई दिलचस्प परियोजनाएं शुरू की गई हैं। व्हीलचेयर शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों के जीवन का मुख्य हिस्सा होती है। समय के साथ इसे काफी आरामदेह भी बनाया गया है, लेकिन इसे और भी आसान बना दिया है असम के एक छात्र नवादीप ने अपनी सूझबूझ से एक ऐसी व्हीलचेयर बनाई है जो शरीर की गतिविधियों से चलती है। कैसे? आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। शारीरिक रूप से निःशक्त लोगों का जीवन व्हीलचेयर से काफी आसान हो जाता है, जिसकी मदद से वो कहीं भी आसानी से आ जा सकते हैं। समय के साथ व्हीलचेयर के आकार और तकनीक में भी काफी बदलाव आया है। पहले जहां इसे चलाने के लिए हाथ वाले पेडल का इस्तेमाल करना पड़ता था, तो वहीं आज इसमें जॉयस्टिक जैसी तकनीक विकसित कर दी गई है, जो व्हीलचेयर को चलाना और भी आसान कर देती है। लेकिन व्हीलचेयर को और भी आरामदेह बना दिया है आसाम के रहने वाले छात्र नवजीत भराली ने। निःशक्त लोगों की परेशानी को समझते हुए नवजीत ने एक ऐसी व्हीलचेयर विकसित की है जिसे शारीरिक गतिविधियों द्वारा संचालित किया जा सकता है। ये व्हीलचेयर मोटर, स्पीड कंट्रोलर, पावर कंट्रोलर, लाइट और ब्रेक की सुविधा से लैस है और इसमें ऐसी व्यवस्था बनाई गई है कि शरीर को बाएं और दाएं मोड़ने पर वो उसी दिशा में मुड़ जाती है। साथ ही पीछे या आगे हल्का सा झुकने पर ये चलने लगती है और रुक भी जाती है। ये शेयर बाइक विकलांगों लोगों के लिए बनाया हूँ, जिसका हाथ और पैर नहीं है वो भी चला सकता है और एक नॉर्मल लोग भी चला सकता है, क्योंकि ये ड्राइव करने के लिए हैंडल का कोई व्यवस्था नहीं है। आपको जहाँ जाना होगा सीट पे बैठने के बाद उस तरफ थोड़ा बॉडी को मूव कर देने से ये बाइक उस तरफ मूव हो जाएगा। बराबर प्रेशर देने से, पीछे बराबर प्रेशर देने से ये बाइक आगे चला जाएगा ऐसे, और राइट साइड पे प्रेशर देने से ये राइट साइड पे मूव होगा ऐसे, और लेफ्ट साइड पे प्रेशर देने से ये लेफ्ट साइड पे मूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली ऐसे। व्हीलचेयर की अधिकतम रफ्तार 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। वहीं इसके कुछ भाग आसानी से अलग भी हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसे आसानी से कहीं भी ले जाया जा सकता है। इस व्हीलचेयर की सबसे खास बात यह है कि इसे बिना हाथ और पैर वाले लोग भी आसानी से चला सकते हैं। और यहाँ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। जल्द वापस लौटते हैं विज्ञान और तकनीकी की कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। देखते रहिए ज्ञान विज्ञान। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्ञान विज्ञान और देश और दुनिया में विज्ञान की कुछ और दिलचस्प खबरों को जानने के लिए आइए देखते हैं साइंस एक्सप्रेस। वैश्विक तापमान में बढ़ोतरी का दीर्घकालीन असर दिखने लगा है। शोधकर्ताओं ने आर्कटिक ध्रुव में सर्दी के न्यूनतम समय का कीर्तिमान दर्ज किया है। अमेरिकी और यूरोपीय वैज्ञानिकों के मुताबिक लंबे समय तक जमे रहने के बाद उत्तरी ध्रुव के इर्द गिर्द का समुद्र इस साल फरवरी मार्च में सबसे अधिक विस्तृत था। इसका सबसे अधिक विस्तार इस साल 7 मार्च को दर्ज किया गया। इस दौरान बर्फ से ढका इलाका 97,000 किलोमीटर था, जो 25 जनवरी 2015 को दर्ज किए गए सबसे कम विस्तार से भी कम था। आंकड़े बताते हैं कि इस साल बर्फ सिर्फ 14.42 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला था।
जो उत्तरी ध्रुव में बर्फ के सिमटने का संकेत है। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने हाल में ऐलान किया कि तमिलनाडु में प्रस्तावित 4000 मेगावाट ऊर्जा संयंत्र के लिए भारत कोयला आयात करने के बजाय घरेलू कोयले का इस्तेमाल करेगा। घरेलू कोयले का इस्तेमाल करने पर राज्य ऊर्जा मंत्री थिरु पी थंगमानी के राजी होने के बाद ये ऐलान किया गया। ये कदम कोयले का आयात कम करने और इस दशक के अंत तक भारत का कुल कोयला उत्पादन 2 गुना से भी अधिक यानी 1.5 बिलियन टन करने के लक्ष्य के तहत उठाया गया है, जिसमें 500 मिलियन कोयला निजी क्षेत्रों से प्राप्त होगा। शोधकर्ताओं का एक दल डायनासोर के दुनिया के सबसे लंबे पैरों का निशान दर्ज करने से थोड़े से चूक गया। ये निशान उत्तर पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के अंदरूनी तटीय इलाके में पाया गया है, जिसका आकार 1.7 मीटर है। पैरों के निशान 127 से 144 साल पुराने हैं और माना जा रहा है कि ये विशाल सौरोपॉड डायनासोर के पैरों के निशान हैं। नासा का स्पेसक्राफ्ट कैसिनी शनि ग्रह पर उतरने की तैयारी में है। आखिरी तैयारी के लिए 4 अप्रैल को शोधकर्ताओं ने बैठक कर विचार विमर्श किया। कैसिनी 2004 से शनि ग्रह का चक्कर लगा रहा है और अब 26 अप्रैल को वहां उतरेगा। गर्मियों में जानवरों को राहत पहुंचाने के लिए भोपाल के वन विहार नेशनल पार्क के अधिकारी खास इंतजाम कर रहे हैं। चिड़ियाघर के अधिकारियों ने बाड़ों की छत जूट, घास पात और बेंत से ढक दी है और बढ़ती गर्मी से जानवरों को बचाने के लिए सुबह शाम उन पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक विश्व भर में डिप्रेशन यानी कि अवसाद से करीब 32.2 करोड़ लोग ग्रसित हैं और भारत के लिए ये और भी चिंताजनक है क्योंकि यहाँ करीब 5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। आंकड़ों द्वारा ये बात भी सामने आई है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में डिप्रेशन की समस्या ज्यादा है। वहीं डॉक्टरों की राय है कि डिप्रेशन लाइलाज नहीं है, लेकिन जरूरी है कि इसे समय पर पहचान लिया जाए। इसी गंभीर मुद्दे के प्रति दुनिया को जागरूक करने के लिए इस बार विश्व स्वास्थ्य दिवस की थीम भी डिप्रेशन पर आधारित है। आइए खोज खबर में चर्चा करते हैं इसी विषय पर। जिंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव, कभी खुशियां तो कभी गम, ये वो भावनाएं हैं जो हम सबकी जिंदगी में कभी ना कभी आती ही रहती हैं। लेकिन गम का अंधेरा इस कदर छा जाए कि सवेरे का दूर दूर तक अता पता ना हो तो क्या हो। मनोवैज्ञानिक लंबे समय तक छाई उदासी को दिमागी बीमारी के रूप में देखते हैं और उसे अवसाद का नाम देते हैं। एक अनुमान के मुताबिक पूरी दुनिया में 35 करोड़ लोग और भारत में 5 करोड़ लोग अवसाद के शिकार हैं। यही वजह है कि इस साल विश्व स्वास्थ्य दिवस की विषय वस्तु अवसाद रखी गई है। अवसाद या क्लिनिकल डिप्रेशन किसी को भी और किसी भी उम्र में हो सकता है। फिर भी इसके अधिकतर मरीज वयस्क होते हैं। कई बार वयस्कों में होने वाले अवसाद बचपन में ऊंची उत्सुकता की वजह से भी होते हैं। जैसे जैसे हमारा समाज कृत्रिम चीज़ों की तरफ आगे बढ़ता जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन होता जा रहा है, वेस्टर्नाइजेशन होता जा रहा है, न्यूक्लियर फैमिलीज़ होती जा रही हैं, इमोशनल सपोर्ट कम होता जा रहा है और हमारा कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ती जा रही है। ऑफ कोर्स स्ट्रेस लेवल्स भी बढ़ रहे हैं और स्ट्रेस कैन इंड्यूस टू डिप्रेशन। सही डायग्नोसिस बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डिप्रेशन से मिलती जुलती मानसिक कई अलग रोग भी होते हैं। तो पहला काम ये है कि आप कृपया किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से मिलें, उससे अपनी परेशानी, अपने लक्षणों को डिस्कस करें और खुले दिल से जो प्रॉब्लम है उसको आप बताएं और उसको मौका दें
डायग्नोज करने का कि आपको सत्यता में डिप्रेशन है कि नहीं है। आंकड़े ये भी बताते हैं कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में अवसाद अधिक पाया जाता है। क्लिनिकल डिप्रेशन दिमाग में रसायन के असंतुलित होने की वजह से पैदा होता है। मनोवैज्ञानिकों के मुताबिक कुछ किस्म के तंत्रिका संचारक जैसे सेरोटोनिन और नॉरपाइनेफ्रिन की कमी से दिमागी स्तर में बदलाव आता है और अवसाद होता है। फिर यह स्पष्ट रूप से नहीं बताया जा सकता कि अवसाद की असली वजह क्या है। वैज्ञानिक कई तरह के खतरों के बारे में बताते हैं जिनसे दिमाग में रासायनिक असंतुलन होता है और वो अवसाद का कारण बनता है। इन खतरों में परिवार का इतिहास, जिंदगी में भारी बदलाव, सदमा, तनाव, कुछ शारीरिक बीमारियां और दवाएं शामिल हैं। जिस तरह अवसाद के कारण अलग अलग हैं, उसी तरह उनके लक्षण और असर भी विभिन्न हैं। कुछ सामान्य किस्म के लक्षण हैं लगातार उदासी या दिमाग में उत्तेजना, नाउम्मीदी की भावनाएं, बेचैनी, अव्यावहारिकता या निराशा, चिड़चिड़ाहट, आदतों और गतिविधियों में दिलचस्पी खोना, शारीरिक ऊर्जा में ह्रास या आलस्य का बढ़ना, एकाग्रचित होने में, याद करने में या फैसले लेने में परेशानी, सोने में परेशानी या जरूरत से अधिक सोना, भूख या वजन में बदलाव, मौत या खुदकुशी की सोच या खुदकुशी की कोशिश इत्यादि। शोधकर्ता अवसाद को विभिन्न वर्गों में बांटते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अवसाद और दूसरी असंक्रामक बीमारियों के बीच मजबूत संबंध स्थापित किया है। अवसाद की वजह से मधुमेह और दिल की बीमारियां जैसी स्वास्थ्य जनित परेशानियां अधिक होती हैं। खुदकुशी करने की भी एक महत्वपूर्ण वजह अवसाद है, जिससे हर साल हजारों लोग अपनी जान गंवा देते हैं। अक्सर डॉक्टर दिमाग के संतुलन को बनाए रखने और तनाव को दूर रखने के लिए अवसाद रोधी दवाओं की सिफारिश करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि गंभीर से गंभीर स्थिति में भी अवसाद का इलाज किया जा सकता है। लिहाजा वक्त है कि अवसाद को एक स्वास्थ्य जनित समस्या के रूप में ही देखा जाए। जितनी जल्दी इसका इलाज होगा, नतीजे उतने ही असरदार होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम होंगे फिर हाजिर ज्ञान विज्ञान की एक और कड़ी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।